तो मेरा ये है, हमारा कहने का मतलब ये है कि इसको पूरी तरह से समानता का, बराबरी का जो जो एक पहल हुई है इसमें, वो विभिन्न दलों के लोगों ने बनाई है, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई अकेली। इसमें विभिन्न दलों के लोग हैं, दिग्विजय सिंह उसके अध्यक्ष है। तो उस कमेटी की पहल को आगे चलने दो। उस पर यदि कोई होता है कानून का दुरुपयोग, तो सब जगह होता है, दहेज उत्पीड़न का दुरुपयोग होता है और बहुत सारे कानून में दुरुपयोग तो होते हैं, लेकिन उनको उनकी रोकथाम के लिए भी प्रावधान है, उसका इंतजार किया जाना चाहिए। इतनी हड़बड़ी में जिस तरह से अपर कास्ट के लोगों ने किया है, वो बड़ा बड़ा अटपटा है। चलिए, अगला सवाल मेरा मनीष यादव जी से रहेगा। मनीष जी, आप ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी की आबादी देश में सबसे ज्यादा है और देखा जाए तो राजनीति में भी काफी बड़ा प्रभाव है। तो क्या आज भी ओबीसी खुद को वंचित मान रहा है, जिसकी वजह से अभी यूजीसी 2026 में आप लोगों को ऐड किया गया है, तो आप लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं बिहार में, ऐसा क्यों सर? देखिए, जब देश की 75 साल आजादी के बाद भी देश के विश्वविद्यालयों में रोहित वेमुल्ला जैसे लोग, पायल तर्वी जैसे मेधावी मेडिकल छात्र और दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू यूनिवर्सिटी के जब छात्र जातीय प्रभाव के कारण और जातीय भेदभाव के कारण जब आत्महत्या करते हो, एक रिपोर्ट है कि 2018 से 2023 तक में लाखों ओबीसी एससी एसटी छात्रों ने कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया। आईआईटी आईएम में पढ़ने वाले जैसे क्या कारण रहा सर छात्रों ने, जो कारण क्या था? नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि देश की 75 साल की आजादी के बाद जब एससी एसटी ओबीसी के छात्र मरने का रास्ता चुन रहे हो देश के बड़े बड़े संस्थानों में, आज भी देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की मैं बात करूं तो 84% ओबीसी प्रोफेसरों की सीटें खाली है। माफ कीजिएगा, 80%, 84% शेड्यूल्ड ट्राइब्स की खाली है, 64% शेड्यूल्ड कास्ट की सीटें खाली है। आखिर क्यों खाली, आप हमें बताइए, क्या रीजन रहा होगा? देश के 95% कुलपति सिर्फ अपर कास्ट के लोग हैं। क्या 75 साल बाद भी अगर देश के 90% विश्वविद्यालयों पे, संसाधनों पे, ये कौन सा जादू है भाई कि आज तक ओबीसी एससी एसटी पिछड़ा वहां पहुंच ही नहीं पाया? तो भेदभाव तो है, भेदभाव तो है। आज भी विश्वविद्यालयों में मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं बैठा नहीं है। कैसा हो गया, मैं बताता हूं जी। नहीं, मैं कैसा हूं मैं बताता हूं। मैं भी रिसर्च स्कॉलर हूं, मैं खुद केमिस्ट्री का छात्र हूं, रिसर्च स्कॉलर हूं और मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूं। जाति देखकर कमिटी बनाई जाती है, जाति देखकर इंटरव्यू में नंबर दिया जाता है और जाति देखकर एनएफएस लगाया जाता है। देश के बड़े बड़े केंद्रीय संस्थानों में, जेएनयू और ड्यू जैसे संस्थानों में ओबीसी एससी एसटी के ही सीटों पे एनएफएस क्यों लगता है? नॉट फॉर सुटेबल। आखिर क्यों? और क्यों 2007 में एक कानून, कोराड कमेटी बनी, उन्होंने रिपोर्ट दिया कि देश के संस्थानों में जातिगत भेदभाव होता है। फिर 2012 में यूजीसी रेगुलेशन आया। आखिर क्यों जरूरत पड़ी? क्यों थोराड कमेटी थोराड कमेटी ने रिपोर्ट दी और 12 में रेगुलेशन बना? और जब माननीय न्यायालय ने ये आज कहा कि 2012 का ही यूजीसी रेगुलेशन सही था, तो मैं माननीय न्यायालय के आदरणीय न्यायाधीश महोदय से पूछना चाहता हूं कि रोहित वेमुल्ला और पायल तर्वी केस में आप ही ने 2016 में कहा था कि 2012 का जो रेगुलेशन है वो सही नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए। आप ही के कहने पे फिर ये कमेटी बनने लगी, चीजें होने लगी, लेकिन फिर आज आप ही कह रहे हैं कि 2012 कमेटी सही हो गई। इसका मतलब कि भीड़ तय कर रही है कि कोर्ट क्या फैसला देगी। लोकतंत्र नहीं तय कर रहा है, भीड़ तंत्र तय कर रही है कि कोर्ट का फैसला क्या होगा, और कोर्ट भी भीड़ देखकर ये फैसला ले रही है कि कहां नाराजगी है। अगर आज जनरल कैटेगरी के लोग सड़कों पे उतर गए तो आपने इस पे स्टे लगा दिया। कल अगर हम उससे ज्यादा आबादी में हैं, कल अगर हम सड़कों पे उतर जाए तो आप क्या कीजिएगा? आप फिर फैसले को बदलिएगा। अगर अपराधी अपराध करने वाले बड़े संख्या में सड़कों पर उतर जाए और कहे कि ये कानून लागू नहीं होगा, तो क्या कोर्ट अपना फैसला बदल लेगी या कोई भी प्रावधान में चेंज आना चाहिए? ये गलत है। और कोई भी, मैंने तो ये भी कहा कई जगह कि जिस तरह से 2012 के रेगुलेशन को देखा गया और 118% संस्थागत फिर से
ये रिपोर्ट कोर्ट में गई कि 118% जातीय भेदभाव बढ़ा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये रेगुलेशन लागू होता, और जैसे ही लागू होता 5 साल इसको हम लोग इसको वॉच करते हैं कि आखिर क्या इस रेगुलेशन से छात्रों को फंसाया जा रहा है, स्वर्ण छात्रों को, क्या इस रेगुलेशन से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है कि घटा है। अगर लगता कि निर्दोष छात्रों को फंसाया गया, इसमें संशोधन करने की आवश्यकता थी। और भाई इसमें तो ईडब्ल्यूएस है ही, ये कोई जातीय रेगुलेशन थोड़ी बना है, ये तो लिंग आधारित, धर्म आधारित, महिलाओं के लिए, डिसेबल लोगों के लिए, ये तो सभी लोगों के लिए है, भाषा आधारित। और इसमें तो ईडब्ल्यूएस भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, कौन नहीं इसमें। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपगंडा फैलाया गया जिससे इस देश के सवर्ण कास्ट के लोगों को बरगलाया गया कि आपके खिलाफ है और वो लोग सड़कों पे आए। और ये पूरा मुझे लगता है कि एक सरकार के द्वारा तय एक एजेंडा, प्रोपगंडा था कि जिससे हम ये लाएंगे और आप लोग विरोध में आइएगा और कोर्ट से स्टे लग जाएगा, ओबीसी भी संतुष्ट और जनरल कास्ट भी संतुष्ट। एपी सिंह जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? एपी सिंह इस जी, देश में जमाने से राजनीति होती रही है जाति के नाम पर। सब नारा सब देते हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, हटाएंगे, हटाता कोई नहीं। इसी देश में एक नारा लगा था, तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते चार। उसे क्या कहेंगे लोग? राजनीति हुई, सत्ता बदली, परिवर्तन हुआ, बाद में समय बदला तो कहा गया हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो ये समय राजनीति के लिए है। मेरा ये कहना है, राजनीति में छात्रों को ना झोंका जाए, जाति पात। और क्या हम लोग इतने अच्छे अच्छे पैनलिस्ट बैठे हैं, बहुत योग्य, बुद्धिमान, आंकड़े सहित, तथ्य सहित, क्या हम जाति विहीन समाज बनाने की अगुवाई करेंगे पांचों लोग? क्या हम ये मांग करेंगे कि जात अब की जनगणना हो तो उसमें जातियां समाप्त करके सीधे लिखा जाए? और मैं तो बड़ा दिल रखता हूं, धर्म की भी छोड़ो, धर्म भी खत्म करो, जाति भी खत्म करो, केवल क्या लाओ? भारतीय, इंडियन, या पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है या नेपाली है, श्रीलंकाई है या भारतीय है, बस भारतीय। प्रदेश हो सकता है लेकिन भारतीय है, बस। सारी बात ही खत्म। काय को तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते चार, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये आंकड़े। अब हमने यूजीसी से आंकड़े लिए पिछले साल के, उसमें 4.25 करोड़ छात्र पढ़े। यूजीसी के आंकड़े हैं, उनमें 318 कंप्लेंट थी। तो 318 कंप्लेंट थी, 4.25 करोड़ में कंप्लेंट। अब हमारे पास आंकड़े, वही कंट्राडिक्शन होगा। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का भी मिसयूज होता है, आप सब जानते हैं, कई बार राजनीतिक कारणों से, कई बार सामाजिक कारणों से, कई बार धार्मिक कारणों से, कई बार आर्थिक कारणों से होता है हमारे देश में। हर तरह के झूठे केस लगाए जाते हैं, पॉक्सो के लगते हैं, रेप के लगते हैं, प्रॉपर्टी के लगते हैं, दहेज के लगते हैं। हर बात को कोर्ट देखती है, सुनती और कहती है, और कहती है बेल दे दो, इसमें क्वेश्चन कर दो। बाद में समझौते हो जाते हैं, बड़े बड़े पैसे लेके समझौते हो जाते हैं। तो ये देश ऐसा अगर हम लोग अब नई युवा पीढ़ी में करें, 78 साल की आजादी के बाद सभी दल, सभी राजनेता, मुद्दे ही खत्म हो जाए,